चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़ाए थे बजट। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या अंतर होता है, इस अंतर के बारे में कल हम लोग बताए थे कि बजट जो होता है वो आगामी समय के लिए होता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पीछे का लेखा जोखा होता है। जो बजट होता है, कल बताए थे कि जो अगले वर्ष का जो आमदनी और खर्च का जो लेखा जोखा होगा उसको हम लोग बजट बोलते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण किसको बोलते हैं, जो पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है, एग्जैक्टली जो आंकड़ा होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण में आता है। ऐसे बातें, हाँ वो तो बताए थे कल ना। जो सपना वाला जो होता है बजट, हकीकत जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण, यही ना। चलिए, तो हम लोग कल बिहार का बजट कर चुके थे, आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि 2023 ये चल रहा है, तो 2021 और 22 में बिहार की क्या आर्थिक दर रही, क्या कितना विकास हुआ, किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये सारी बातें अगर अंदर में एडजस्ट होता है तो अंदर में कर लीजिए ना। हाँ तो अंदर में एडजस्ट कर लीजिए, तो उसको लगा लीजिएगा, ठीक रहेगा। नहीं तो चलिए, हाँ तो एडजस्ट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए, पीछे बैठिए, चेयर ले लीजिए, पीछे बैठ जाइए चेयर पे। चलिए, हो गया। चलिए देखिए, हो गया। तो चल जाइए अमरदीप, उधर खिड़की पर से बैठ जाइए। हाँ टूल तो है, टूल तो है ही है। चलिए कोई बात नहीं, खिड़कियों पर बैठ के समझ लेगा, हो गया। चलिए, तो ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में बात क्लियर है। चलिए आप देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा ये बिहार का, ये जो होगा 2021 और 22 का होगा। 21-22 में कितना खर्च हुआ, कितना आया, वो बातें हम लोग कब आकर के बोले, 2023 में पता चला हमको कि कितना खर्च हुआ था और कितना रुपया आया था। ठीक है, चलिए आप देखिए, सबसे पहला सवाल कि पूछा जाए कि बताइए कि बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया, तो क्या बोलेंगे सबसे पहले 25 फरवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। और जो पेश किए हैं कौन किए हैं, विजय कुमार चौधरी। कौन किए हैं, विजय कुमार चौधरी। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण था ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण, कौन सा था ये, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। इससे पहले 16 आर्थिक सर्वेक्षण हो चुका है। पहली बार जो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2006-07 का हुआ था, 2006-07 का हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार, और ये 17वां संस्करण है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो पेश कौन किए, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, इस बात को याद रखिएगा। तो 2021-22 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद, मतलब बिहार राज्य के अंदर जितना भी किसी वस्तु का उत्पाद हुआ हो या सेवाओं का उत्पाद हुआ हो, तो इसका जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम लोग बोलते हैं सकल राज घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल राज घरेलू उत्पाद, यानी GSDP। क्या बोलते हैं, GSDP। और इस बार जो GSDP में जो वृद्धि हुआ 10.98%, कितना वृद्धि हुआ, 10.98% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस बात को याद रखिएगा। ये हो गया आपका स्टार वाला सवाल, VVI वाला सवाल। ठीक है, पूछा जाएगा कि 2021-22 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद जो है सो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 10.98% की वृद्धि हुई। ठीक है, जबकि 2021-22 में जो था कितना प्रतिशत का वृद्धि था, 3.2 का था। इसके बनस्पत इस बार जो है सो काफ़ी अधिक है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए अगला है कि जिस तरह से आपको बताए थे हम लोग बजट में,
उसी तरह से इसमें देखिए कि हम लोग का जो बिहार का देखिए आधार वर्ष क्या होता है। देखिए ये जो आप पहला नंबर दो चीज़ें समझिए, एक वर्तमान मूल्य और एक स्थिर मूल्य। वर्तमान मूल्य का मतलब हुआ कि अभी जो वर्ष चल रहा है, जिस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी बात किया जा रहा है। और जो स्थिर मूल्य होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आधार वर्ष को रखते हैं। किसको रखते हैं? आधार वर्ष को रखते हैं। ऐसा बात है, आधार वर्ष को रखते हैं। और ये जो आधार वर्ष है 2011 है, वर्तमान में क्या है 2011 है आधार वर्ष। ऐसा बात है। तो यहाँ का जो भी डाटा होगा, ये जो डाटा होगा आधार वर्ष 2011 का होगा, और इधर जो डाटा होगा ये वर्तमान का डाटा होगा। ऐसा बात है। तो इसीलिए करके दो ढंग से सवाल पूछा जाएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको डाटा याद रखना, शब्दों का चयन पर ध्यान रखना है। क्योंकि अभी आपको ये इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समझा पाएंगे कि ये क्या है नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में डाटा आपको पूछा जाएगा, डाटा याद रखना है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको बिहार का GSDP की बात करेगा, सकल राज घरेलू उत्पाद की बात करेगा, तो दो बातें ध्यान देना है। एक बात ये ध्यान देना है कि ये वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है, दूसरी बात ध्यान देना है कि स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है। ये देख करके आपको डाटा करना है कि वर्तमान मूल्य पे पूछेगा तो इस कॉलम में जो दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है। और जब वो स्थिर की बात करेगा तो इसका मतलब इस कॉलम में जो हम डाटा दिए हैं उसकी बातें कर रहा है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि सकल राज घरेलू उत्पाद देखे बस आंसर फटाक से कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको ये देखना है कि सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर सकल राज घरेलू उत्पाद पूछ रहा है, या फिर स्थिर मूल्य पर सकल राज घरेलू उत्पाद पूछ रहा है। इस बात को पहले देख लेना सवाल में, उसके बाद आंसर करना है। तो बिहार का जो GSDP रहा है, सकल राज घरेलू उत्पाद, वर्तमान मूल्य में जो रहा है वो कितना रहा है, 6,75,448 करोड़। ठीक है, इतना रहा है। और इसका जो क्या हुआ, कितना रहा इसका, 6,75,448 करोड़ रहा। ये हज़ार क्यों लगा, इतना करोड़ रहा। उसके बाद देखिए इसमें जो रहा 4,28,065 करोड़, इतना रहा इसका, हाँ इतना रहा इसमें। उसके बाद देखिए बिहार का NSDP, देखिए निवल राज घरेलू उत्पाद, इस बात को भी ध्यान देना है। यहाँ पर सकल पूछ रहा है या निवल पूछ रहा है, इस शब्द को भी ध्यान देना है। ठीक है, आपको NSDP पूछ रहा है या GSDP पूछ रहा है, NSDP या GSDP पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो निवल राज घरेलू उत्पाद रहा वो कितना रहा, 6,14,431 करोड़ रहा। करोड़ में ये होगा जो भी होगा, इतना रहा। और इसमें पूछा जाएगा स्थिर मूल्य पर, तब कितना बोलेंगे हम लोग, 3,82,274। ये सारे डाटा को याद रखिएगा। ये सारे देखिए स्टार्टिंग का जो भी डाटा है ये सारे महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि BPSC वगैरह में इस तरह की डाटा छपता है, और ये सब डाटा तो महा VVI हो गया। ये सब डाटा एकदम महा VVI हो गया, एकदम इसको आत्मसात कर लीजिए सीधा। अब देखिए पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति जो GDSP होगा वो कितना होगा, मतलब प्रति व्यक्ति यह हो गया किस पर, GSDP पर हो गया प्रति व्यक्ति आय। तो पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, क्या बोले 54,382 रुपया। कितना, 54,383 रुपया, 54,383 रुपया। और पूछा जाए स्थिर मूल्य पर क्या बोलेंगे, 34,465, 34,465 क्या बोलेंगे, 34,465 किस पे, स्थिर मूल्य पे। प्रति व्यक्ति पूछे किस पर, निवल राज घरेलू उत्पाद पर पूछे तो इसको कितना बोलेंगे, 49,470। कितना, 49,470। और स्थिर मूल्य पर पूछे तब क्या बोलेंगे, 30,779, 30,779। तो बताइए प्रति व्यक्ति GSDP पर वर्तमान मूल्य पे कितना होगा, 54,383, 54,383। अगर स्थिर मूल्य पे पूछेगा कितना बोलेंगे, 34,465, 34,465। अगर पूछे प्रति व्यक्ति NSDP पर यानी निवल राज घरेलू उत्पाद पर कितना बोले, 49,470। अगर पूछे स्थिर मूल्य पर क्या बोलेंगे, 30,779। ठीक है, चलिए 30,779, इस डाटा को याद रखेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा VVI ये डाटा आ गया।
ये डाटा बिहार पुलिस में भी छपा हुआ था पिछले एग्ज़ाम में, ये डाटा छपा हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सब डाटा पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए तो इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी राज्य हो या कोई देश हो, उसका जो इकोनॉमिक होता है ना, 3 स्तर में बटा होता है। एक प्राथमिक क्षेत्र पर होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र पर होता है, एक तृतीयक क्षेत्र होता है। इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, मतलब सीधा समझिए वैसा क्षेत्र जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, वैसा क्षेत्र जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, तो वैसा क्षेत्र किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे कि आपका कृषि हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सारे मत्स्य पालन हो गया, तो ये सब चलाएगा किस में, प्राथमिक क्षेत्र। सीधा समझिए प्रकृति और खेत से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ें होगा वो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्रों का जो योगदान रहा, क्योंकि भारत का जब भी जीडीपी बनता है तो 3 क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों का। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्रों का यानी कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र है उसका जो योगदान रहा वो कितना रहा, 21.2%। कितना रहा, 21.2%। इस डाटा को चाट जाइए यहीं पे, इस डाटा को चाट जाना यहीं से, ठीक है। तो 21.2% किस में, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा, 18.1। आप देखिए द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलेंगे, जो क्षेत्र, देखिए जो पीछे जो क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र होगा, विनिर्माण का मतलब समझते हैं, जहाँ पर कोई नया वस्तु बनेगा, खास करके जैसे कि उद्योग धंधा हो गया, उद्योग कारखाना, ये सब जितना भी आएगा, नया वस्तु जहाँ बनेगा, समझ आइए क्यों क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। उद्योग क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र, या विनिर्माण क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो योगदान रहा है कितना रहा है, 18.1%। कितना रहा, 18.1% रहा, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का कितना रहा, 21.2%। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा इसमें कितना रखिएगा, 60.7%। और इसमें जो आता है सेवा आता है, क्या आता है, सेवा आता है। सेवा का मतलब क्या हुआ, जहाँ ना तो कोई कृषि से जुड़ा हुआ हो, ना ही कोई उद्योग धंधा से जुड़ा हुआ, बल्कि क्या करे, लोग सेवा करे। कहीं पर वस्तु का उत्पादन भी नहीं हो लेकिन वो सेवा हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, सेवा करना हुआ। डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, आपका इलाज कर रहा है, ये क्या हुआ, सेवा हुआ। ऐसे बात है, वकील आपके बदले में केस लड़ रहा था, बताइए क्या हुआ, वो सेवा हुआ। तो ये सारे क्या हो गया, सेवा हो गया। ऐसे बात है, ये सारे क्या हो गया, सेवा हो गया। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया, 60.7%। और याद रखिए कि जिस राज्य में या जिस देश में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, समझिए वो अधिक क्या करता है, डेवलप करता है, अधिक वो विकास करता है। तो आप देखिए कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान काफ़ी अधिक रहा है, तो इसलिए करके बिहार की जो विकास की दर भी होगा, क्या होगा, वो बढ़ेगा। चलिए ये हो गया। अब कई बार ये पूछ देता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो है सो कितना का वृद्धि हुआ, इस तरह की बातें बोल देता है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो इसकी वृद्धि दर रही, क्योंकि इसका जो प्राथमिक क्षेत्र का आधार वर्ष था वो 17-18 लिया गया। कब लिया गया, इसका आधार वर्ष 17-18 लिया गया। तो 17-18 की तुलना में 2021-22 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आधार वर्ष लिया गया 17-18 के इसका, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ कितना हो गया, 9.6% का। याद रखिएगा, अगर ये पूछेगा कितना प्रतिशत हिस्सा है तब यहाँ की बात बोलेंगे, या कितना प्रतिशत का योगदान है तब यहाँ का डाटा बोलेंगे। लेकिन ये पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा, तब हम लोग यहाँ का डाटा बोलेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना, 9.6 का। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना, 21.2, और इस क्षेत्र में वृद्धि जो हुआ 9.6। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि देखिए 3.8 और हिस्सा कितना, 18.1। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि आप देखिए 13.3% और इसमें हिस्सा कितना का था,
60.7। तो याद रखिएगा इसमें 21.2 और वृद्धि कितना 9.6, वृद्धि कितना 9.6। इसमें देखिए 18.1 वृद्धि कितना 3.8, कितना 3.8। इसमें देखिए हिस्सा कितना 60.7% और वृद्धि कितना का 13.3% का। चलिए इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए ये सवाल आपके 67वीं एग्जाम में भी छपा था कि सबसे कम जो है सो आय किसका है, किस जिला का बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ की आय सबसे कम है। इस तरह का सवाल पूछा गया था, इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो इस तरह की चीज़ें याद रखना, वही चीज़ें डाटा इसमें दिया गया। देखिए वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में प्रथम स्थान पर पटना रहा और इसका जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रहा 1,15,239। कितना रहा 1,15,239। और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम जो रहा शिवहर रहा और शिवहर का कितना रहा 18,692, 18,692। तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में प्रथम स्थान पर पटना 1,15,239 रुपया के साथ, जबकि क्या बोले कहाँ पे आज 18,692। अच्छा कोई बात नहीं, इतना रुपया, हाँ इतना रुपया हो जाएगा, ऐसा बात है। तो इतना याद रखिएगा। और इसमें सबसे कम कौन रहा शिवहर का रहा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना 21.2, द्वितीय क्षेत्र में बताइए 18 पॉइंट, तृतीय क्षेत्र में बताइए कितना 60 पॉइंट, हाँ 60.7। बहुत बढ़िया। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना प्रतिशत, कितना 9.6 है ना, 9.6। द्वितीय क्षेत्र में कितना का वृद्धि, कितना 3.8। बहुत बढ़िया। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि 13.3। बहुत बढ़िया। बताइए कि सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति में पहला स्थान पे कौन सा पटना, कितना रहा था, कितना 1,15,239। बहुत बढ़िया। सबसे कम किसका शिवहर का, कितना रहा 18,692, 18,692। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखिए सवाल पिछले बार यहाँ से भी छपा था, सवाल यहाँ से भी छपा था, फिर डाटा आ गया, फिर डाटा आ गया और ये सब बातें हम लोग पढ़ाए थे, वहाँ से छपा हुआ था, फिर हो सकता है कि फिर छप सकता है। चलिए देखिए सवाल अगर पूछेगा इकोनॉमिक सर्वे से या बजट से तो सवाल बाहर नहीं जाएगा। अगर नहीं पूछा तो हमारी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हर बार पूछते रहा है तो हम लोग उस पैटर्न पे काम करते हैं। और हो सकता है कि इस बार उसका माथा फिर गया हो, तो उसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर सवाल पूछा गया बीपीएससी में या बिहार पुलिस में, अगर मान लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण से बजट से, तो सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि सर्वे पढ़ लिए, बजट पढ़ लिए और सवाल हमारा बाहर चल गया। बहुत सारे यूट्यूब पर देख रहे हैं कि बस 15 मिनट में बजट को ख़त्म कर देता है, 20 मिनट में इकोनॉमिक सर्वे, बस कुछ नहीं क्या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ले लिया, वृद्धि ले लिया, राजस्व घाटा ले लिया, 10 सवाल लेकर के आ गया, आपका बजट ख़त्म हो गया। ऐसा बात है। चलिए अब देखिए हम लोग देख लीजिए, अब देखेंगे इसको कि किस चीज़ में बिहार का कौन सा जिला आगे है और कौन सा जिला पिछड़ा हुआ है। इस बात को हम लोग देखें। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक एक व्यक्ति का अगर आय जोड़ा जाए तो उस प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला आगे है। तो इसमें कौन सा स्थान है, पटना। कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय में पटना। और दूसरा स्थान पे अपना वाला
बेगूसराय। प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान पे कौन है? बेगूसराय है। ऐसा बात है, इसे लेकर के बेगूसराय रुपया पैसा के मामले में गरीब नहीं है। बिहार में दूसरा स्थान रखता है ये पटना के बाद। हाँ चलिए, हाँ चलिए क्या क्या बोल देती है, कभी बिहार कभी बेगूसराय, कभी बोल देगी हमारे घर, ये मतलब। हाँ चलिए, तो प्रति व्यक्ति आय में पहला पटना, दूसरा स्थान पे बेगूसराय। चलिए उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय कम, मतलब सबसे कम बिहार के किस जिला में आय सबसे 81। कौन बात है? फिर थोड़ा अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा अधिक नहीं होना चाहिए। अगर गप्पे करना है तो हमको आने क्या जरूरत था? बताइए, सारा बैच बंद किए हुए हैं, अब फीवर लगने के बावजूद भी हम आए हुए पढ़ाने के लिए। जब गप्पे करेगा तब फायदा क्या? बताइए, तब क्या फ़ायदा है बताइए? तो फिर इसीलिए करके, और उसके बाद हम उतना अभी भोकर भी नहीं सकते हैं, मैंने माइक देख रहे नहीं है तो इसीलिए करके। हाँ तब माइक नहीं, यही माइक मोबाइल में लगा हुआ है। से देखिए प्रति व्यक्ति आय कम, तो किस जिला का आय सबसे कम है बिहार में? तो शिवहर। क्या हो गया? शिवहर। शिवहर याद रखिएगा, शिवहर। 100 रुपया हर लिए कौन? शिव भगवान। आय सब हर लिए इनका। उसके बाद देखिए दूसरा स्थान पर सबसे कम में अररिया। कौन है? अररिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए सर्वाधिक पेट्रोल खपत कहाँ होता है? पटना में। जिसके पास आय रहेगा, पैसा रहेगा, वही ना पेट्रोल वाला गाड़ी से छोड़ेगा। ऐसा बात है, तो याद रखिएगा जो आय में अधिक वही पेट्रोल में अधिक। जिसके पास पैसा होगा वही ना पेट्रोल जला के गाड़ी चलेगा। ऐसा बात है, तो याद रखिएगा पटना आय में भी अधिक और पटना पेट्रोल के खपत में भी अधिक। और दूसरा स्थान पे कौन आ गया? मुजफ्फरपुर। कौन आ गया? मुजफ्फरपुर। ऐसा बात है, इसको याद रखिएगा, अभी पूछेंगे फिर लास्ट में। उसके बाद देखिए सबसे कम पेट्रोल खत्म कौन करता है? बांका, क्योंकि इसके पास है ही नहीं टाका। ऐसा बात है, बांका सबसे कम, बांका पेट्रोल सबसे कम खत्म करता है। क्यों? बांका के पास टाका नहीं है। ऐसा बात है, तो याद रखिएगा सबसे कम पेट्रोल और सबसे अधिक पेट्रोल कौन खर्चा करेगा? क्यों? उसके पास क्या है? टाका है। अब बांका के पास टाका नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा स्थान पे सबसे कम में लखीसराय। कौन है? लखीसराय। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए डीजल सर्वाधिक खपत, सबसे अधिक डीजल खपत पटना में। सबसे अधिक खपत पटना में। पैसा जिसके पास वही डीजल पेट्रोल। ऐसा बात है, अमीर आदमी डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी पे चढ़ेगा, गरीब आदमी तो साइकिल से चल जाता है, चेनो खराब रहता है, सीटों नहीं रहता है, तो सूती वाला बोरा बांध देता है सीट में। है कि गांव घर में देखिए जो दूध नापता होगा ना साइकिल से, उसका सब दिन सीट फटले रहता है, सूती वाला बोरा बांध देगा सीट में और वहीं पर चढ़ता है। तो याद रखिएगा आय में सबसे अधिक पटना, पेट्रोल खर्च में सबसे अधिक पटना, पेट्रोल खर्च में सबसे अधिक में पटना पे, डीजल खर्च में कौन? पटना। अब डीजल में सबसे कम, बोले डीजल में सबसे कम नहीं दिया हुआ है डीजल का डाटा। हाँ क्या बोले? नहीं दिया हुआ डाटा। और नहीं दिया हुआ तो बोलिएगा ना, तो अगर नहीं दिया हुआ है डीजल का तो बोलिएगा ना डीजल में सबसे कम कौन? हाँ तो बताइए ना। तो पेट्रोल वाला तो सम हम बोल दिए हैं, डीजल में सबसे कम शिवहर होगा। उसको भोला हुआ सब हर लिए रुपया, कहाँ चढ़ेगा बेचारा। ऐसा बात है। चलिए उसके बाद देखिए याद रखिएगा पटना डीजल के सर्वाधिक खपत में, और उसके बाद शेखपुरा। देखिए सबसे अधिक खत्म करता है पटना, खपत करता है, और उसके बाद शेखपुरा ये दूसरा स्थान पे है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों याद रखना अधिक वाला में, ठीक है, और कम वाला में याद रखिएगा शिवहर को। चलिए उसके बाद देखिए सर्वाधिक रसोई गैस, सर्वाधिक रसोई गैस कौन? पटना। और कौन? बेगूसराय। बेगूसराय गया। हाँ सर्वाधिक गैस के उपयोग में बेगूसराय। ऐसा बात है, है कि नहीं? तो देखिए हाँ, तो आय देख रहे हैं, आय सबसे अधिक
जिस जिस जिला का आय अधिक वो गैस जलाएगा अधिक। गरीब आदमी रहेगा तब ना चूल्हा पे बनाएगा, लकड़ी वाला चूल्हा पे फूकते रहेगा। इसके पास आय अधिक है, जिस जिला के पास वो गैस चूल्हा पे बनाएगा। ऐसे बात है, गरीब आदमी गोईठा पे बनाता है, जलावन पे। ऐसे बात है। तो याद रखिएगा कि पटना और बेगूसराय में गैस की खपत अधिक होती है और सबसे कम खपत कहाँ होता है? अररिया में। कहाँ? अररिया में, क्योंकि इसके पास देखिए रुपया नहीं है। दूसरा बात, सबसे कम किशनगंज में। अररिया और किशनगंज दोनों पड़ोसी जिला, याद रखिएगा। अररिया और किशनगंज दोनों पड़ोसी जिला है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे अधिक में पटना और बेगूसराय, आमदनी में भी पटना और बेगूसराय सबसे अधिक। अगर मान लीजिए पेट्रोल खर्च करेगा तो पटना और मुजफ्फरपुर। सबसे कम खर्च करेगा तो बांका और लखीसराय, बांका और लखीसराय, याद रखिएगा। ठीक है सर, इतना पॉइंट याद हो गया। चलिए अब देखिए राजकीय वित्त व्यवस्था में देखिए सितंबर 2022 तक उपभोक्ता का कुल सूचकांक जो रहा 171.8 और मुद्रास्फीति ये हो गया VVI, ये हो गया VVI 9.7% रह गया। कितना? मुद्रास्फीति कितना रह गया? 9.7 रह गया। इस डाटा को चाट जाइए, मुद्रास्फीति वाले डाटा को। चलिए अब बताइए, हाँ देखिए अस्थिर से बोलना, भोकरना खूब नहीं है, बोलना है अस्थिर से, बस याद भी हो जाए और मैंने किसी को परेशानी भी नहीं हो कि बगल में कोई है, ऐसा नहीं कि जोर से बोलिए कान का चादर पे फट जाए, ऐसा नहीं बोलना है, अस्थिर से बोल देना है। बताइए प्रति व्यक्ति आय में 2 जिला कौन सा था सबसे अधिक वाला में? आप कैसे, हम तो बोले प्रति व्यक्ति आय में कौन था, बस कम या अधिक तो बोले नहीं, आप भोकर दिए। बताइए, सवाल सुना करिए, हम तो नहीं बोले कि कम या अधिक, तब सवाल पहले बोला करिए तो हो गया। बोलो क्या कहते हैं, बोलो मिट्टू सीताराम, बोलो मिट्टू सीताराम, सो कहानी हो गया। कोनो बात बोलिएगा तो को बोलो मिट्टू सीताराम, तो वो बात है, क्वेश्चन पहले पूरा बोलने दीजिए। चलिए बताइए प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर कौन 2 जिला है? पहला स्थान पे पटना और दूसरा स्थान पे बेगूसराय। ऐसे बात है, तो अपना जिला कुछ कम भी नहीं है, औद्योगिक राजधानी कहलाती थी ये, औद्योगिक राजधानी। ये अलग बात है कि यहाँ के नेटवा, यहाँ का जो ये नेतवा सब था ना, ये सब चाट गया यहाँ के उद्योग धंधा को। देखते इतना जो आप देख रहे हैं, ये टाउनशिप से लेकर के 0 माइल तक का ये सारे कारखाना लगा हुआ था, मोम का, आइसक्रीम का, सीमेंट का, सारे कारखाना था ये सब, सब नेतवा चाट गया, बेगूसराय का नेतवा सब चाट गया, इसको सब बंद करवा दिया। चलिए तो याद रखिएगा दूसरा स्थान पे सबसे कम वाला में पहला बताइए शिवहर, दूसरा स्थान पे अररिया। कौन है? अररिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए पेट्रोल खर्च में पहला स्थान पे और दूसरा स्थान पे मुजफ्फरपुर। कौन है? पटना और मुजफ्फरपुर। और सबसे कम पेट्रोल खर्च में कौन है? बांका और लखीसराय। कौन? बांका और लखीसराय। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइए डीजल में सबसे खपत में पहला और दूसरा स्थान पे डीजल में पटना और शेखपुरा। और बताइए उसके बाद डीजल में कम पूछेगा तो शिवहर। उसके बाद बताइए रसोई गैस सबसे अधिक खपत कौन करता है? पटना और बेगूसराय। और रसोई गैस खत्म कौन कम करता है? अररिया और किशनगंज। अररिया और किशनगंज। हो गया ना। चलिए मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत? 9.7, बहुत बढ़िया। और उपभोक्ता सूचकांक कितना? क्या है बताइए? 171.8, 171.8। चलिए अब देखिए वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना हुआ। आपको जो बताए थे कल, जो बताए थे डाटा कि कितना राज्य सरकार का व्यय हुआ, खर्च होगा, वो आगामी समय के लिए बताए थे कितना खर्च होगा, लेकिन पिछला साल में कितना खर्च हुआ उसका डाटा है। तो देखिए वर्ष 2021-22 में जो राज्य सरकार का जो कुल व्यय मतलब क्या समझना? खर्च। ये जो खर्च हुआ कितना हुआ? 1,93,100
हाँ 123 करोड़। तो याद रखिएगा 193 123 193, हाँ इतना, ठीक है। हाँ क्या बोले, 237, हाँ हाँ उसका इतना खर्च हुआ। हाँ जितना 237 रखा गया था ना, 2.37, उसका इतना खर्च किया गया, ठीक है। चलिए वो तो अनुमान होता है ना, अभी क्या बताया बजट जो है ना, अभी जो ये 261 बताए आपको, वो अनुमान है। चलिए अब देखिए इतना करोड़ रुपया खर्च हुआ पिछला बार, ठीक है ना। जो बढ़ोतरी कितना हुआ, बढ़ोतरी हो गया, ये बढ़ोतरी हो गया प्रतिशत में कितना हो गया, 16.6% का, 16.6% का हो गया। और ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत हो गया, 28.6%। तो पूछा जाएगा कि बिहार में 2021-22 के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा कुल व्यय जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा, 28.6%। टोटल खर्च पूछेगा तो 1,93,123 करोड़ ये पूछेंगे। चलिए अब देखिए इसमें बताए थे कि जो आय होता है या जो व्यय होता है, जो आमदनी होता है या जो खर्चा होता है, उसमें दो तरह का बताए थे, एक राजस्व बताए थे और एक पूंजीगत बताए थे। राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, हम बजट वाले में बता दिए हैं, कल बता दिए, वो सब बात बोलना अब जरूरी नहीं है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जो लोग कल आए होंगे वो समझ गए होंगे बुझले बात, राजस्व और पूंजीगत क्या होता है कि नहीं। और जो नहीं आए हैं तो उसको हम अब बुझा नहीं सकते हैं, उनको बुझना है तो यूट्यूब पे चल जाइए। चलिए बूझ लीजिए। चलिए आप देखिए पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय जो हुआ था, पूंजीगत जो खर्च हुआ था वो 0.34 लाख करोड़, इतना ही डाटा याद रखिएगा। और इसमें जो वृद्धि जो हुआ कितना हो गया, 17.6% का। और राजस्व व्यय जो हुआ 1.59 लाख करोड़ हुआ। और ये कितना प्रतिशत है, 82.4%। कितना है, 82.4%। चलिए उसके बाद देखिए 2021-22 में राज्य सरकार का कुल प्राप्ति जो रहा, मतलब पैसा जो टोटल आया वो कितना आया, 1,99,250 करोड़। कितना आया, 1,99,250 करोड़ का आया। इतना इसको, इतना रुपया यहाँ से आया था और खर्चा इतना हुआ था। ऐसा बात है, आया इतना, खर्चा हुआ इतना, ऐसा बात है। अब देखिए बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी वर्ष 2021-22 में 2,57,510 करोड़ थी, जो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत हो गया, 38.1%। ये भी वीवीआई सवाल हो गया थोड़ा सा। अब देखिए इसका मतलब, देनदारी का मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार जो कर्ज ली हुई है, जो कर्ज ली हुई है, ये देने के लिए जो बचा हुआ है कर्ज जो बिहार पर है, ये 2,57,510 करोड़ का कर्ज है। ऐसा बात है, अगर बिहार की जनसंख्या से भाग दे दीजिए तो लगभग 25,000 रुपया हर बिहारी पर कर्जा है। लगभग 25,000 रुपया जो आज बच्चा जन्म लिया है ओकरो पे 25,000 रुपया क्या है, कर्जा है। तो याद रखिए सब कर्ज खोर है 25,000 रुपया का। ऐसा बात है, सबके ऊपर 25,000 रुपया का कर्ज, ऐसा बात है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए अब बिहार राजकोषीय प्रदर्शन कैसा रहा 2020 और 21 का तुलना हम लोग 21-22 की तुलना से किए हैं। तो 2000 देखिए राजस्व घाटा भी बताए थे हम लोग कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व जो व्यय हुआ दोनों का जब अंतर करते हैं तो हम लोग को राजस्व घाटा निकल जाता है। मतलब राजस्व आएगा अधिक, राजस्व व्यय होगा अधिक और आमदनी आएगा, प्राप्ति होगा कम, तब राजस्व घाटा हो जाएगा। ऐसा बात है, याद रखिए, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए राजस्व खर्च हो जाए अधिक और राजस्व ये हो जाए अधिक और राजस्व प्राप्ति ये हो इससे कम, तो समझ जाइए क्या होगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। लेकिन ये हो कम और ये हो जाए अधिक तो समझ जाइए राजस्व बचत होगा। क्या होगा, कल बताए थे बचत, बचत भी बताए थे ना कल, बचत क्या होता है और घाटा क्या होता है कल बताए थे ना एग्जाम्पल पे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए 2021-22 में जो रहा कितना रहा, ये डाटा इतना का रहा, 11,325 करोड़ का, 11,325 करोड़ का, 11,300,
25 करोड़। जो ज़बरदस्त जो है सो रिटर्न किया है, देखिए 422 करोड़ ही बचा है। कितना बचा है? मात्र 422 करोड़ ही अब बचा है राजस्व घाटा। अब ये कितना प्रतिशत पूछेगा कि 2021-22 में राजस्व घाटा जो है सो कितना रहा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो 422 करोड़ प्रतिशत में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0.1। ठीक है, तो 422 और परसेंट में 0.1, ऐसा बात है। चलिए बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त कम बैक हो गया। चलिए अगला देखिए, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, एक बात याद रखिए, अगर राजकोषीय घाटा, ये क्या कहते हैं, राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा किसी देश का या किसी राज्य का जितना अधिक होता है, समझिए वो राज्य और वो देश उतना ही क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है, वो विकास कर रहा है। ये होना चाहिए। अगर ये घट रहा है ना, समझ जाइए बिहार की गति उतने स्पीड में नहीं हो रही है जितना स्पीड में विकास होना चाहिए। ऐसा बात है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आप मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए ये कई बच्चा समझेगा कि घाटा लग गया तो सर कैसे विकास हो गया, ये तो गलत हो गया। देखिए विकास कब होगा, एक बात समझिए कि आपको ज़रूरत होगा, आप अभी जो आए हैं क्यों आए हैं? आपको नौकरी की ज़रूरत है तब ना है, और नहीं तो अभी कोई बोले कि तुमको 1 लाख का महीना देंगे, आओ तुमको परमानेंटली 7 साल के लिए चिट्ठा काट के दे दिए तोरा, बताइए एक को बच्चा है टिकेगा? लगता नहीं कि हम ही खाली खड़ा रहेंगे, या हो सकता हम दौड़ जाए तोरा पीछे, है कि नहीं? ऐसे बात है। तो देखिए क्या होता है, क्या आपको आवश्यकता है इसीलिए कि आ रहे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अगर आप कर्ज भी लेते, बहुत लोग को देखते होंगे कि जब वो घर बनाता है तो कर्ज लेता है, कुछ उधर से लेता है, कुछ उधर से लेता है, कुछ उधर से लेता है। तब वो जब कर्ज रहता है तब प्रेशर में कमा कमा करके जल्दी से वो कर्ज वाले को देता है, और नहीं तो ये सोचता है कि क्या मतलब है, खाते हैं पीते हैं मौज करते, कौन जरूरी है घर बनाना? बताइए, अगर उसको घाटा नहीं रहता, घर बनाया तो विकास हुआ। ये अलग बात है कि दूसरों से कुछ पैसा लेके बनाया, लेकिन विकास किया कि उसका घर बन गया, अब उसके ऊपर प्रेशराइज हुआ तो स्वाभाविक बात है क्या हो गया, वो कर्ज को तोड़ेगा, काम अधिक करेगा। ऐसे बात है। तो याद रखिए, और उसका घर भी बन गया तो क्या कर गया, वो विकास कर गया। पहले वो झोपड़ी में रहता था, भले कर्ज लेकर के क्यों ना घर बनाए, लेकिन अब क्या घर हो गया, उसका छत का घर हो गया। बताइए क्या कर गया, विकास कर गया, भले वो कर्ज लेके ही क्यों ना बनाए। तो इसी लेकर के याद रखिए, जहाँ पर राजस्व घाटा अधिक होता है समझिए कि वहाँ पर खर्च अधिक किया जा रहा है, विकास का काम अधिक हो रहा है। चलिए राजकोषीय घाटा ये कितना रहा था पिछले वर्ष 2020-21 में? 29,827 करोड़ का, जो अभी जो बच गया है कितना, 25,551 करोड़। ये भी VVI है सवाल, ये सारे VVI सवाल, दोनों VVI सवाल। जो परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3.8%। क्या हो जाएगा? 3.8% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राथमिक घाटा। प्राथमिक जो घाटा रहा, जो पिछले वर्ष 2020-21 में 17,343 करोड़ का, जो अभी हो गया कितना, 11,729 करोड़ का, 11,729। तो राजस्व घाटा कितना, 422 करोड़ का, 0.1%। पूछा जाए राजकोषीय घाटा तो 25,551, 25,551, यही ना, 25,551। परसेंटेज में पूछा जाए तो 3.8%। अगर पूछा जाए प्राथमिक घाटा तो बोलेंगे 11,729 करोड़ का। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए वर्ष 2017-18 से 2021-22 में कृषि में और सहवर्ती क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है कितना प्रतिशत का, 5% का। तो कृषि में कितना प्रतिशत का याद रखेंगे, 5% का वृद्धि। कितना प्रतिशत का, 5% का। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कृषि से संबंधित जो भी डाटा है वो सारे लिखा गया। अब देखिए शुद्ध बोआई क्षेत्र, मतलब जहाँ पर शुद्ध रूप से फसल बोया गया हो, तो ये कितना रहा था, 53.9% भूमि। 53.9% भूमि। इसका मतलब समझ में आया? आपको पता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये है ना। तो इसका मतलब थोड़े है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो है सो फसल ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये बिहार के कितने प्रतिशत भूमि पर जो है सो बुआई होती है, फसल होती है, तो याद रखिएगा 53.9% भूमि पर, ठीक है। और शुद्ध फसल सघनता पूछेगा कितना रहा, तो 1.44। क्या होता है, 1.44। याद रखना, काफ़ी VVI डाटा है ये दोनों। उसके बाद देखिए बिहार में कृषि में जो बिजली का खपत हुआ, मतलब कृषि के लिए चाहे वो पंपिंग सेट चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए जो भी बिजली का खपत हुआ, वो बिजली का, कुल बिजली का कितना
प्रतिशत खत्म हुआ है, तो 5.3%, 5.3%, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2021-22 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहा कुल? 54.96 लाख हेक्टेयर, 54.96 लाख हेक्टेयर। ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 2021-22 में कुल खाद्यान्न जो उत्पादन रहा वो कितना रहा? 184.9 लाख टन। कितना रहा? 184.9 लाख टन। ऐसा बात है, इस बात को याद रखिएगा, इस डाटा को याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, चावल की वृद्धि दर कितना रहा? इसका वृद्धि हुआ 5.4% का, ठीक है। उसके बाद गेहूं की वृद्धि दर रहा कितना? 11.1% का, 11.1% का। गन्ना का जो वृद्धि दर रहा 5.9% का। कई बार पूछा जाएगा 2021-22 में कुल खाद्यान्नों में गेहूं की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा? तो 11.1%। इसको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि सब में देखिए ये अब अधिक वृद्धि की गई है, ठीक है। चलिए क्या बोले? हाँ, सबसे अधिक गेहूं में है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का जो स्रोत है क्या है? नलकूप है। और नलकूप से जो भूमि सिंचाई होती है कितना प्रतिशत होता है? 63.4%। कितना प्रतिशत? 63.4%। नहर से पूछा जाए तो 30.9%, 30.9%। और तालाब से पूछा जाए 2%, क्योंकि बिहार में तालाब की उपलब्धता नहीं है, तालाब बहुत कम है। मैक्सिमम जो होता है नलकूपों से होता है, जिसको हम लोग पंपिंग सेट बोलते हैं, ऐसा मत है, उससे होता है। इसका परसेंटेज जो रहा कितना रहा? 63.4 रहा। कितना रहा? 63.4 रहा। उसके बाद देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, नहर से 30.9%। आप रोहतास के क्षेत्र में जाइएगा, भोजपुर के क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको अधिक जो है सो नहर देखने के मिलेगा। ऐसे बात है। चलिए अब देखिए 2021-22 में मछली उत्पादन में शीर्ष जिला, मछली सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा में मछली सबसे अधिक हुआ। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जाएगा 2021-22 में के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का शीर्ष जिला कौन सा रहा? तो मधुबनी। तो याद रखिएगा, मो से मछली या मो से मधुबनी। और दूसरा स्थान पे कौन रहा? दरभंगा रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2021-22 में दूध उत्पादन में शीर्ष जिला जो रहा समस्तीपुर रहा। दूध में समस्तीपुर। तो याद रखिए कि मछली किसको खिलाएंगे? मधुबनी वाले को, ठीक है। और दूध किसको पिलाएंगे? समस्तीपुर और पटना वाले को, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए कहाँ क्या होगा वो डाटा अपना मन से नहीं बोलना है। डाटा जो यहाँ है बस वही डाटा है, दूसरा कोई डाटा नहीं है, ठीक है। आप जब गए सहरसा, कोई खिला दिया मछली, थोड़ी सहरसा मछली होने लगेगा, है कि नहीं? ऐसा बात थोड़ी है। आप बताइए, आप गए, मान लीजिए कि हमारा गांव जाइएगा, वहाँ दूधे खाली खिलाएगा तो मतलब थोड़ा हमारे गाँव में खाली दूधे होता है, से बात थोड़े है। तो इसीलिए कि आपको सर्वेक्षण याद रखना है। सवाल आपको शुरू में जोड़ देता है, सीधा जोड़ देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 सीधा लिखा लगता है ना, इसीलिए करके डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे बात है। चलिए अब देखिए, अब चलाइए फसल के उत्पादन में किस जिला में कौन फसल तगड़ा होता है। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया, फसल का नाम हो गया, ठीक है। और ये फसल का नाम हो गया। और इधर देखिए कौन जिला सबसे अधिक है? इधर उत्पादन में अधिक और इधर उत्पादकता में अधिक। अब देखिए उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, पहले इस बात को समझा देते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या अंतर। नहीं तो बच्चा पूछेगा कि इसमें है उत्पादन में, इसमें बस ता लगा दिया तो अंतर कैसे हो गया? ता लगाने से बदल जाता है क्या? ऐसा नहीं होता, समझिएगा क्या होता है। जैसे देखिए समझिएगा, एगो हम भूमि ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो भूमि है ना, ये 100 किलोमीटर लंबा है और 100 किलोमीटर चौड़ा है। मान लीजिए 100 किलोमीटर चौड़ा, तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? अच्छा 10,000 वर्ग किलोमीटर हो गया ना। ये हो गया इसका क्षेत्रफल 10,000। और एक ले लेते हैं हम, मान लीजिए
ये 100 किलोमीटर लंबा है मान लीजिए ये भी। हाँ रुकिए ना, ये 8 क्या कहते हैं 80 किलोमीटर चौड़गर है। ठीक है, तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 8000 हो गया वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर गेहूँ लगाए ना, तो मान लीजिए कि जो 20 क्विंटल हुआ, मान लीजिए 20 क्विंटल हुआ। कितना हुआ? 20 क्विंटल हुआ। 20 क्विंटल अगर हुआ तो अब समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नहीं 20 क्विंटल हुआ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 वर्ग किलोमीटर में 20 क्विंटल हुआ। तो अगर निकालिएगा इसको डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा? अगर पूछेगा कि बताइए कि 1 क्विंटल कितना में हुआ, 1 क्विंटल कितना में हुआ? 500 वर्ग किलोमीटर में हुआ ना, 500 हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा ना? देखिए सीधा समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 10,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर कितना है? 8,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर हुआ 20 और यहाँ पर हुआ 19। समझिए बढ़िया कौन जगह बुझा रहा है कि ये 8,000 क्या बोले 8,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर हो गया कितना? 19 क्विंटल। और यहाँ 10,000 है और यहाँ पर होता 20। मान लीजिए कि 1 क्विंटल का अंतर हुआ, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर कम जगह है, मात्र 1 क्विंटल का अंतर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल रहे अधिक। और मान लीजिए अब यहाँ से पूछेगा बताइए सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ, तो इसका बात बोलेंगे। लेकिन पूछेगा कि उत्पादकता के हिसाब से रेशियो अगर निकालिएगा प्रति हेक्टेयर प्रति, ये हो जाएगा। ऐसा बात कि नहीं आया? इस तरह की बातें हैं। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? चलिए, तो इसी तरह की बात है, याद रखिएगा इस बात को कि जहाँ पर जगह हो कम लेकिन उत्पादन हो अधिक तो वो उत्पादकता हो गया, और जहाँ पर अधिक हो और अधिक होबो करे लेकिन रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाए। ऐसा बात है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, उत्पादन में हम लोग क्या याद रखेंगे? जैसे चावल हो गया, चावल में पहला स्थान पे कौन है? रोहतास। लेकिन चावल में अगर पूछे उत्पादकता में कौन है, उसमें भी रोहतास। ठीक है, चाहे उत्पादन पूछे चाहे उत्पादकता पूछे, दोनों में कौन होगा? रोहतास होगा। कौन होगा? रोहतास होगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद चलिए गेहूँ, गेहूँ में भी अगर पूछेगा उत्पादन में कौन आ जाएगा? रोहतास। कौन आएगा? रोहतास। अगर पूछे कि साक्षरता में पहला, रोहतास। कौन आ जाएगा? पुरुष साक्षरता में पहला, रोहतास। महिला साक्षरता में पहला, रोहतास। कौन आ जाएगा? रोहतास। याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गेहूँ, गेहूँ के उत्पादकता में कौन? पश्चिमी चंपारण। देखिए चावल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सहरसा। गेहूं के ये रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास। और गेहूं का जो उत्पादन है उसमें हो जाएगा आपका रोहतास। लेकिन यही पूछे उत्पादकता में तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद चलाइए मक्का में, तो मक्का में देखिए कौन होगा? उत्पादन में कटिहार। मक्का में कटिहार। देखते हैं का लगा हुआ, का तो कटिहार में का होगा मक्का। ठीक है, और उसके बाद उत्पादकता में पूछेगा अररिया। क्या बोलेंगे? अररिया। चलिए उसके बाद अगला देखिए दलहन। दलहन में याद रखिएगा पटना। दलहन में पटना आप देखते हैं कि जो दक्षिण का गंगा का जो दक्षिण किनारा है वहाँ पर आप होते हैं मोकामा तरफ में जो टाल होता है, टाल क्षेत्र, उस टाल क्षेत्रों में दलहन होता है। तो याद रखिएगा पटना। और उत्पादकता में लेकिन पूछे तो जहानाबाद। क्या बोलेंगे? जहानाबाद। उसके बाद देखिए एक यानी गन्ना में, गन्ना में पूछे तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। लेकिन उत्पादकता में इस बार बड़ा गजब का चेंजिंग हुआ। जो तीसरे स्थान पे था वो पहले स्थान पे आ गया। कौन आ गया? मुंगेर आ गया। ऐसा बात है। चलिए उसके उत्पादकता देख रहे हैं, तो उत्पादकता में आ गया, गजब का चेंजिंग हो गया। उसके बाद देखिए लीची। लीची का मुजफ्फरपुर और उत्पादकता में भी मुजफ्फरपुर। क्लियर है ना? चलिए चलिए बहुत बढ़िया। बताइए कि चावल के उत्पादन में कौन है? कौन है? रोहतास। उत्पादकता में ये आवाज़ लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा, हम जानते हैं, हमको पता है। ये आवाज़ जो है ना रोहतास, रोहतास चावल में ये आवाज़ जो साउंड अभी निकला है देखिएगा लास्ट तक में नहीं निकलेगा ये आवाज़। हमको पता है कि ऊपर वाला सब खोद लेता है
है कि नहीं? ऊपर का मिट्टी खोदना आसान होता है। चलिए बताइए, उसके बाद गेहूं में बताइए उत्पादन में कौन? रोहतास। उत्पादकता में पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद था मक्का। मक्का में उत्पादन में कटिहार, और उत्पादकता में अररिया। कौन? अररिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए दलहन में पटना, और उत्पादकता में जहानाबाद। जहानाबाद बताए थे ना, सुर चेंज हो जाएगा। जहानाबाद। ऐसे बात है। और हम समझ रहे हैं बहुत बच्चा फोटो खींचने हैं, और जब बोलते हैं तो बोलता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अगला जो है, अगला बताइए गन्ना में उत्पादन में कौन होगा? उत्पादन में कौन होगा? उत्पादन में मुंगेर। पश्चिमी चंपारण। और उत्पादकता में मुंगेर। पहले ये तीसरे स्थान पे था। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अच्छा लीची में, वो तो सब कोई जानता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोल रहे थे बताइए। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए सड़क। सड़क के मामले में याद रखिएगा, एक डाटा लगता है उसी में रह गया, एक डाटा उसमें रह गया। देखिए सड़क घनत्व में बिहार का जो स्थान है तीसरा है, सड़क घनत्व में। ठीक है, तीसरा है। और अभी जो सड़क घनत्व हो गया, कितना हो गया? 3166.9 किलोमीटर प्रति हज़ार। मतलब 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें जो सड़क की लंबाई है 3166.9 किलोमीटर प्रति हज़ार है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, प्रथम स्थान पे जो रहा इसमें, देखिए पूछा जाएगा पूरे भारत में किस राज्य में सड़क घनत्व में सबसे अधिक है? तो क्या याद रखेंगे? केरल को। इसका डाटा बढ़ करके हो गया 6690 किलोमीटर प्रति हज़ार। ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय में, देखिए जिसका भी डाटा है वो अपना डाटा अपने पास रखिएगा, क्योंकि हम जो डाटा बता रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण का, कहीं सेट में आप पढ़े होंगे 2020 का, 18 का, 17 का कि महाराष्ट्र है, फलना है, चिलना है, वो सब डाटा अपने पास रखिए। ऐसे बात है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है। तो आप क्या बोले? अब नहीं, देखिए तो हम वहाँ से नहीं मंगवाए हैं, लेकिन साइट पे जा कर के जो उसका रिपोर्ट होता है वहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो इसी लेकर के वो सब आप जो प्रीवियस ईयर में पढ़ते होंगे तो सब पुरनका रहता है। ऐसा बात है, तो पुरनका को नयका से मत फिटिए। ठीक है ना। चलिए आगे बोले क्या? चलिए हल्ला शांत रखिएगा, गपास्टिंग नहीं करना है, गपास्टिंग नहीं करना है। तो द्वितीय स्थान पे कौन रहा? पश्चिम बंगाल रहा, जो 3720 किलोमीटर प्रति हज़ार के साथ रहा। आप देखिए, चल आइए, ये सब तो था कुछ नहीं। अब बिहार वाला में आइए। बिहार में जो राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई है, यानी जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, NH बोलते हैं, तो NH का जो लंबाई है वो कितना है? 5977 किलोमीटर। कितना है? 5977 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य उच्च पथ की लंबाई, जिसको हम लोग बोलते हैं SH। क्या बोलते हैं? SH। जो अपना कोचिंग के आगे से जाता है वो कौन सी है? SH है। और जो अपना ट्रैफिक चौक पर से जाता हो क्या? NH है। क्या वो? NH है। तो ट्रैफिक चौक पर जब भी जाइएगा तो याद कर लीजिएगा 5977। क्या बोलेंगे? 5977। ठीक है, और जब भी आप आगे से साइकिल लेके निकलिएगा कोचिंग से तो याद कर लेना है कितना? 3638। क्या बोलेंगे? 3638। क्या बोलेंगे? 3638। ठीक है, इस बात को, हाँ क्या एकदम सही था? 3086 जो है वो कौन है, पहले बताइए। अभी जस्ट हम बोल दिए हैं, अभी जस्ट ये बात हम बोल दिए हैं कि वो जो डाटा है वो पुराना डाटा है, वो डाटा पुराना डाटा है। इसीलिए करके पहले बोल दिए कि आप प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे, वो डाटा एकदम गलत है। हाँ, तो इसीलिए करके बोले। और उस समय अभी पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि डाटा बाबू पुराना वाला है, नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण में होगा। तो ये सब बात तो हम पहले बोल देते हैं। चलिए
जो 3086 आप बोल रहे हैं बिहार का डाटा, वो पिछले आर्थिक सर्वेक्षण का है। ठीक है, चलिए चल आइए आगे। अब हाँ हो गया, वो बात हो गया, वो सब बात हम पहले बोल देते हैं। चलिए अब गड़बड़ा देते हैं। अभी हम देखिए, हम लोग सवाल पूछने वाले थे आप लोग से, अरे हमको भुला दिया। बताइए। हाँ बोल रहे थे कि एनएच पर जाइएगा तो क्या याद रखिएगा, 5977 जाती है ना एनएच पे, जब भी घुसेगी सीधा करना 5977 नमः शिवाय, ऐसे बात है। और जब एसएच पर जाएंगे तो 3638, क्या बोलेंगे 3638। तुम तो फ्लाई ओवर पे भी चढ़ती होगी, तो फ्लाई ओवर के लिए बताओ किस बजट में कितना रुपया का प्रावधान था। कल भी बोले थे, कल ही बोले थे ना हम लोग कि नहीं बोले थे, बोले थे ना कि जब भी फ्लाईओवर पे चढ़ेगी, फ्लाईओवर जो पाए बादशाह है इसके लिए कितना खर्च। तो जो है वो तुम लोग जानो, हमरा की पता कितना है, हम तो पढ़ा दिए, बात खत्म। चलिए चलिए, तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक पूछेगा कि उच्च पथ यानी एनएच जो है, सबसे एनएच की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ पे, पटना में। और दूसरा स्थान पर कौन है, मधुबनी। मधुबनी किस चीज़ के उत्पादन में था, पहला में मधु को, मछली, मधु को क्या चाहिए, मछली चाहिए। क्या बोलेंगे, मधु को मछली चाहिए। और किसको चाहिए, दरभंगा को चाहिए। और दूध केकरा चाहिए, समस्तीपुर वाला को। किसको चाहिए, समस्तीपुर वाला को दूध, याद रखिएगा, दूध में समस्तीपुर। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए, सारण के छपरा में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण 411.31 करोड़ के लागत से हो रहा। इस बात को याद रखिएगा, एकदम VVI हो गया, ये देश का सबसे लंबा हो गया, VVI हो गया। डबल डेकर मतलब समझते हैं, एक होता है फ्लाईओवर, अब फ्लाईओवर के ऊपर कोई फ्लाई कर जाए तो समझ जाइए वो हो गया डबल डेकर। क्या हो गया, डबल डेकर। फ्लाईओवर के ऊपर क्या बन जाए, फ्लाईओवर, तो उसको बोलते हैं डबल डेकर फ्लाईओवर। क्या बोलेंगे उसको, डबल डेकर फ्लाईओवर। ऐसा बात है, इस बात को याद रखिएगा। और कितना करोड़ के लागत से, 411.31 करोड़ के लागत से बन रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ये महत्वपूर्ण डाटा है। हाँ, ये दुर्घटना वाला होगा। ठीक है, तो जब भी कहें किसी को देखिए दुर्घटना होते हुए, भगवान करे नहीं हो, लेकिन मैंने अगर ऐसा कभी देखिए तो आपको याद कर लेना है 15वां। क्या याद कर लेना है, जो ही हुआ दुर्घटना याद कर लेना है 15वां। जब भी जाइएगा एनएच पर याद करिएगा 5977। क्या याद करेंगे, 5977। कोचिंग वाला साइकिल उठा के जाइएगा तो 3638। क्या बोलेंगे, 3638। फ्लाईओवर पे चढ़िएगा तो क्या बोलेंगे, और इसको याद रखना है, दुर्घटना हो तो 15वां। क्या बोलेंगे, 15वां पूरे भारत में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 2022 में जो बिजली उत्पादन की क्षमता रहा बिहार का, वो 7785। कितना याद रहेगा, 7785। तो बॉल देखिए 7785 बोलिए। ठीक है, जितना लाइट जल रहा है, लाइट जलता हुआ देखिए 7785 बोलिए। 2-4 दिन बोलते रहे, एग्जाम खत्म, बात खत्म, लाइट कहाँ गया, सड़क कहाँ गया, आपका क्या मतलब है। फिर अगला साल ऐसे 2-4 दिन बस इसको याद रखना है। तो याद रखेंगे बिजली की उत्पादन की क्षमता जो बिहार में का कितना है वर्तमान में, 7785। कितना है, 7785। चलिए अब देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति जो बिजली खपत हो गया है 2021-22 में 329 किलोवाट का हो गया है। इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद ये स्टार वाला सवाल आ गया, फिर बताइए। हाँ बताइए, किसका, बिजली खपत का आर्थिक सर्वेक्षण का, ये हम बता रहे हैं, आप नेट पर देख के बता रहे हैं। हाँ नेट पर सर्च करिए, 311 दिखाएगा वो, 311 दिखाएगा वो। ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, आप नेट पर सर्च करिए ना, 311 दिखाएगा वो, 311 दिखाएगा। और 54,000 कुछ जो है ना, वो दिखाएगा आपको इस डाटा में, समझ रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा आप। देखिए रजनीश कुमार है ना आपके पास, उसमें भी देखिएगा 329 किलोवाट आपके लिखा होगा। रजनीश कुमार में गलती क्या है, जो आपको फसल बताए 181 बताए थे ना अभी, 184 आपको बताए हैं, रजनीश कुमार में लिखा हुआ 181।
हाँ, आपको रजनीश कुमार में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हमको नहीं, ये बात क्लियर इसलिए कर दी आपको क्योंकि हम भी आपका मुंह उस समय देखे थे, तो हमको बुझा गया था कि इसके मन में डाउट चल रहा है। और डाउट क्यों चल रहा था, हमको पता था कि रजनीश कुमार का बुक देखा है, और रजनीश कुमार के बुक में 181 पॉइंट कुछ लाख दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं है? तो हम मुंह देख के पता चल गया सवाल उठावेगा, ऐसा बात है। हाँ, और हमको ये भी डाउट था कि इस पर भी सवाल उठेगा, ऐसा बात है। हाँ, क्या बोले? हाँ, तो चलिए ठीक है। इसीलिए देखिए, ये जो डाटा बनाते हैं ना जब, तो इसमें डाटा बनाने में ना 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगता है। ये 4 पेज बनाने में इतना समय लगता है कि हम समझते हैं, क्योंकि 10 चैनल पे जाना पड़ता है, 2 3 बुक को देखना पड़ता है, उसका अपना डाटा देखना पड़ता है। समझ रहे बात को? ये सब देखना पड़ता है, और आपको खोज के दिखा देंगे रजनीश कुमार में कहाँ कहाँ गलती है। समझ रहे बात को? तो सब बात, हाँ, तो हम सब चीज़ का अध्ययन करके ना आते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए चलिए, आगे बोले क्या? आगे बोल देना, इसीलिए करके कंफ्यूज नहीं होना है। नेटो पे जो 311 बोले हैं ना, वो विकिपीडिया के ऊपर में देगा, बाकी अलग अलग जो है ना, कहीं पर आपको 305 भी लिखल मिलेगा, यो बात बोल देते हैं। कहीं पर 350 मिलेगा जो पिछला डाटा है, तो ये सब बात मिल जाएगा, इसीलिए करके चिंता नहीं करना है, ऐसा बात है। हाँ बोलिए। थोड़े चला दीजिए पंखा। हाँ चलिए। हाँ, अच्छा तो लगबे करेगा, अच्छा तो लगबे करेगा। लोग देखिए, लोग जो है ना, अपना अपना मतलब अपना दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से है, ऐसा बात है। और दूसरे के दुख से उतना दुखी नहीं हो, मतलब सुखी महसूस नहीं करता है जितना वो अपने दुख से महसूस करता है। कहने का मतलब ये हुआ, इधर पंखा बंद कर दिया, बढ़िया उसको बुझा रहा था, उसको लग रहा था कि हमको Z+ सुरक्षा मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा बात है। गजब का स्थिति है। चलिए चला यहाँ पे देखिए, जहाँ डाटा मिस्टेक होता है हम बोल देते हैं कि यहाँ पर डाटा, जैसे कल का डाटा बजट वाला मिस्टेक था तो उसको कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग खुद आते हैं तो अध्ययन करके आते हैं कि कहाँ पर कौन डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और हमको पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ के कहाँ से आया होगा और क्या मुँह की कह रहा है, ऐसा बात है, ये हमको पता है। हाँ, हमको पता था, उस समय भी हमको पता था कि वो पूछना चाह रहा है, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है, हमको पता था। और ये भी हमको पता था वो 181 पढ़ के आया होगा, ये भी हमको पता था। सही बात है कि नहीं? 181 याद था ना आपको? हाँ सही बात है। चलिए, हाँ चलिए, चलिए आगे देखिए। देखिए, नेट पर बहुत चीज़ ऐसा होता है, अप टू डेट नहीं होता है। अरे जो सही है 184 क्यों नहीं बताएगा? तो उसमें गलती, देखिए कोई भी बुक शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहता है बुक में, उसके लिए चिंता नहीं करना। चलिए आगे। और गड़बड़ी तो हमारे डाटा में भी टाइपिंग में हो सकता है, लेकिन जहाँ गड़बड़ी होता है, कल हम लोग सुधार कर दिए थे, गड़बड़ी था तो। चलिए अब देखिए, अब चल रही है VVIMIN हो, क्या आप बच गए फालतू में, आ जाइए VVI में, गड़बड़ा गया। चलिए देखिए, बिहार के 13 जिला में जैविक कॉरिडोर बन रहा है। जैविक कॉरिडोर, जैविक कॉरिडोर, जैविक कॉरिडोर कृषि के लिए बन रहा है। ये जो जिला होगा, ये 13 जिला जो गंगा तट के आसपास है, उन जिलों में गंगा तट के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर बनाने का ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब देखिए, जैविक कॉरिडोर क्या होता है। देखिए, हम लोग जब फसल उगाते हैं तो उसमें DAP देते हैं, यूरिया देते हैं, पोटास देते हैं और अमोनिया देते हैं, सब खाद देते हैं ना। तो ये सब क्या कृत्रिम खाद है, केमिकल है ये सब। तो नीतीश कुमार का कहना हुआ, नीतीश कुमार का क्या मतलब, सरकार का प्रोजेक्ट था कि हम लोग क्या करेंगे कि ये सब खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग जैविक खाद का प्रयोग करेंगे।
जो गोबर से बना हुआ खाद हो, कंपोस्ट से बना हुआ खाद हो, उस खाद का प्रयोग करेंगे। लेकिन होता है क्या, किसान डरता है कि वो सब खाद देंगे, हो सकता है उत्पादन नहीं होगा, मेरा फसल रिस्क किसान लेना नहीं चाहता है। तो सरकार बोली कोई बात नहीं है, तुम इसको लगाओ, जैविक कॉरिडोर बनाओ। मतलब क्या, कंपोस्ट खाद से, गोबर से बना हुआ खाद का प्रयोग करो, और क्या कहते हैं, केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करो। और इसमें अगर आपको नुकसान भी होगा तो ये बिहार सरकार आपको देगी पैसा, चिंता नहीं करना, बस आपको लगाना है। फसल का पैसा कौन देगी? बिहार सरकार देगी। इसके लिए चिंता नहीं करना है कि फसल होगा या नहीं होगा, लेकिन तुमको कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है। और किसका प्रयोग करना है? जो गोबर खाद होगा उसका प्रयोग करना है। ऐसे बात है। तो इस प्रकार का जो कृषि हो रहा है, कंपोस्ट खाद का, जैविक खाद से जो खेती हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग जैविक कॉरिडोर। क्योंकि गंगा तट के दोनों किनारे हो रहा है तो इसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं। और ये टोटल कितना जिला से? तो सबसे पहला नंबर तो जिले याद रख लीजिए, कितना जिला से? 13 जिला से। अभी जिला कौन कौन सा है? पटना, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, सारण और वैशाली में है। और ये टोटल 20,000 एकड़ पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण होगा, 20,000 एकड़ में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा मक्का और धान के जो संकर बीजों का जेनेटिक पहचान होता है, उसको पहचान करने की जो है सो प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के तहत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किस फसल के जेनेटिक कोड को पहचानने का काम किया जाएगा। क्या बोलेंगे? मक्का और धान। याद रखिएगा, ये काफ़ी VVI हो गया। चलिए अगला, अगला हो गया, कहानी खत्म है। वो नहीं